हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान में 10वां पाठ आपदा प्रबंधन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पिछले सेशन में आप लोगों ने पढ़ा आपदा के बारे में। तो आपदा दो प्रकार की है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। इसमें आप लोगों ने प्राकृतिक आपदा पढ़ा जो है कि प्राकृतिक आपदा के कारण क्या है। इसमें अकाल पढ़ा, अकाल के बारे में पढ़ा और अपनी अकाल से बचने के उपाय, अकाल होता क्यों है, इन सब कारणों को देखा। बादल फटना, बादल फटने का कारण, ये सारी चीज़ें आपने देखा। महाबाढ़ आती है, महाबाढ़ के कारण क्या है, महाबाढ़ से कैसे बच सकते हैं। बिजली गिरना, बिजली से ये भी प्राकृतिक आपदा है। बिजली क्यों गिरती है, बिजली गिरते समय या गिरने की आशंका जहाँ हो हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी जानकारी आपने अभी पिछले सेशन में पढ़ा है। अभी आगे का हमारा सेशन जो चल रहा है उसके आगे का पोर्शन है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्यों आता है? तो ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी के अंतः भाग में बहुत अधिक उष्मा होती है, बहुत अधिक गर्मी हो सकती है। उष्मा समझते हैं, आप पिछले पाठ में पढ़े थे। तो भूगर्भ से भूपृष्ठ की ओर, भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर, भूपृष्ठ यानी जमीन का बाहरी पोर्शन। तो भूगर्भ से भूपृष्ठ की ओर या भूपृष्ठ पर तप्त पदार्थों की हलचल निरंतर होती रहती है। इस कारण भूकवच के नीचे के ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ भूकवच की ओर ढकेले जाते हैं। नीचे जो भूकवच के नीचे जो पदार्थ हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों तरह के पदार्थ, वो जो है भूकवच की ओर ढकेले जाते हैं और इन पदार्थों का भूकवच के बाहर आकर के भूपृष्ठ पर विस्फोट हो जाता है और वे प्रवाहित होने लगते हैं। इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी आने पर क्या होता है, क्या क्या होता है? तो पहला है लावारस, वाष्प, गर्म, कीचड़, गंधक आदि रासायनिक पदार्थ भूपृष्ठ पर आकर के संचित होते हैं। इस कारण पहाड़ व पहाड़ियाँ बनते हैं। छोटा मोटा जो है कुछ नहीं होता, बहुत ऊंचा हो जाता है। इसमें से जो निकलते हैं लावा रस, वाष्प, गर्म कीचड़, गंधक और इस तरह से रासायनिक पदार्थ भूपृष्ठ पर आकर के संचित हो जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं। इस कारण पहाड़ और पहाड़ियाँ बनती हैं। जो पहाड़ आप सुनते हैं, पहाड़ियाँ सुनते हैं, ऐसे जो है बन जाते हैं। ज्वालामुखी से बाहर आने वाली राख और गैसों के कारण पूरा वायुमंडल दूषित हो जाता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो चारों तरफ राख फैल जाती है। तमाम गैसें निकलने के कारण वातावरण बिल्कुल प्रदूषित हो जाता है। ज्वालामुखी के कारण बारिश आने की संभावना होती है। ज्वालामुखी फटने पर बारिश भी होती है। गर्म गैसों के कारण तापमान बढ़ जाता है। गर्म कीचड़ में जंगल, बस्तियां सब दब जाती हैं। आसपास की जो जंगल होते हैं, बस्तियां होती हैं, ये गर्म कीचड़ में दब जाती हैं। इस तरह से जन और धन दोनों की हानि होती है। ज्वालामुखी जमीन पर होते हैं, उसी प्रकार समुद्र में भी होते हैं। ज्वालामुखी केवल जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी आते हैं। तो जमीन पर ज्वालामुखी के विस्फोट से जो पदार्थ बाहर जाते हैं, वही पदार्थ समुद्र के ज्वालामुखी से भी उत्सर्जित होते हैं, यानी आते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप कुछ द्वीपों की निर्मित हो जाती है। समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी फटता है, विस्फोट होता है, तो समुद्र के अंदर जो है द्वीप बन जाते हैं। जो द्वीप मतलब सुना है, यानी जो समुद्र के चारों तरफ समुद्र होता है, बीच में सूखी जगह होती है, तो उसको द्वीप कहते हैं। बहुत बड़ा बड़ा द्वीप बन जाते हैं। तो ज्वालामुखी का विस्फोट टालना, विस्फोट होने के बाद उसे रोकना या उसे नियंत्रित करना संभव नहीं है, ये मनुष्य के बस में नहीं है। परंतु विज्ञान और तकनीकी की सहायता से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है और उसके अनुसार तुरंत आपदा प्रबंधन करना संभव हो सकता है। मनुष्य अपनी सुरक्षा कर सकता है। सुनामी क्या है, जो अगला हम आपदा है देखेंगे, सुनामी। सुनामी का भी नाम सुना है आप लोगों ने, भी कुछ समय पहले आया था। सुनामी समुद्र में आता है। तो भूकंप का क्या अर्थ है?
भूकंप और ज्वालामुखी का विस्फोट समुद्र के तल में हुए तो क्या होगा। तो भूकंप के बारे में आपने सुना है। भूकंप आने पर क्या होता है, ज़मीन में हलचल होने लगती है, ज़मीन हिलने लगती है। भूकंप और ज्वालामुखी का अगर विस्फोट समुद्र में के तल में हुआ तो क्या होगा। अभी आपने देखा किस तरह से जो है पहाड़ियाँ निर्मित हो जाती हैं, या तो जो भूकंप आएगा तो ऊपर की चीज़ें नीचे की चीज़ें ऊपर, ऊपर की अंदर चली जाएंगी। ऐसा भी परिवर्तन होता है भूकंप में। तो ज़मीन की तरह सागर के तल में भी भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं। इस तरह ज़मीन पे भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, उसी तरह समुद्र तल में भी भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं। तो महासागर के तल में भूकंप आने पर उत्सर्जित ऊर्जा पानी को ऊपर की दिशा में धकेलती है। जब नीचे भूकंप आता है तो वहाँ से ऊर्जा जो होती है वो पानी को ऊपर की दिशा में जोर से धकेलती है। परिणाम स्वरूप विशेष प्रकार की लहरें महासागर में निर्मित होती हैं। ये लहरें उद्गम स्थल पर अधिक ऊंची नहीं होती, परंतु बहुत अधिक वेग से दूरी तक फैलती हैं। बहुत तेज वेग से दूसरी दूरी तक फैलती हैं। इन लहरों का वेग 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। वे तटों की ओर पहुंचती हैं तब इनका वेग पहले की अपेक्षा कम होता है, परंतु उनकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक बढ़ती जाती है। यानी इनकी पहली ऊंचाई कम रहती, बाद में ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है और इनका वेग थोड़ा कम होता है। ये जाकर के सीधे समुद्र के अंदर से बीच से चलती हैं और किनारे जाकर के टकराती हैं। तो महासागर के तल में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के कारण निर्मित होने वाली लहरों को सुनामी लहर कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी का अर्थ है तटों पर आकर के टकराने वाली पानी की बड़ी लहर। ये जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा से लिया गया है। सुनामी के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। इमारतों, निर्माणाधीन भवनों का विध्वंस होता है। पहला। दूसरा है बड़े पैमाने पर जन हानि और वित्तीय हानि भी होती है। तट के पास की नौकाओं और जहाज़ों की हानि होती है। वृक्ष जड़ सहित उखड़ जाते हैं। अभी कुछ समय पहले आया था सुनामी भारत में भी। बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है। किनारों की मूलभूत जमीन बदलकर दलदली प्रदेश का निर्माण होता है। यातायात की दृष्टि से रुकावटें पैदा होती हैं। समुद्र संबंधी व्यवसाय, उद्योग धंधों पर भी विपरीत प्रभाव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बंदरगाह को भारी नुकसान होता है। इस तरह से सुनामी आने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। समुद्र के तल में होने वाले भूकंप के कारण सुनामी लहरें उत्पन्न होने पर उनका तुरंत अंदाज लेकर के किनारे के लोगों को खतरे की सूचना देना आवश्यक होता है। आज के विज्ञान के युग में आपको पहले से जानकारी हो जाती है। सरकार भी व्यवस्था करती है कि सुनामी आने वाला है, हम लोग न्यूज़ में भी सुनते हैं। तो इस तरह से जानकारी हो जाती है तो थोड़ा बहुत आदमी बच सकता है, बचाव किया जा सकता है। तो कृत्रिम भू स्थिर उपग्रहों की बड़ी मदद से होती है। यानी ये सब जो कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं आकाश में, उनके द्वारा ये सब जानकारी मिलती है, जिससे कि थोड़ा सा लोगों को सचेत किया जाता है और ज़्यादा नुकसान होने से बचा जा सकता है। इसके बाद है तूफ़ान। तूफ़ान क्या है। स्टार। तूफ़ान कैसे तैयार होते हैं, उनके बारे में उनके कौन कौन से प्रभाव हैं, थोड़ा सा आप सोचिए। तूफ़ान शब्द से क्या समझते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने तूफ़ान की निर्मित और उनके प्रभावों को भी पढ़ा है, छठी कक्षा में। मानो यदि तुम किसी तूफ़ान में फंस गए हो तो क्या करोगे। आप रास्ते में हो, कहीं जा रहे हो या आ रहे हो, तूफ़ान आ गया है, उसमें फंस गए हो तो क्या करोगे, कैसे बचोगे। तो ये सब चीज़ें और आगे देखते हैं। तूफ़ान आने पे क्या करना चाहिए हमें। हमेशा सावधानी रखो। हमें ध्यान रखना है इमारत पर गिरकर हानि पहुंचा सकने वाले वृक्षों की नियमित रूप से छटाई करो और हानि टालो। अगर कोई इमारत है, उसके नज़दीक वृक्ष है और उसकी डालियां इधर उधर हैं जो कि इमारत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो उसकी छटाई कर देना ज़रूरी है। यदि हम घर से बाहर हैं तो निश्चित रूप से कहाँ हैं इस बारे में अपने करीबी रिश्तेदारों, मित्रों को बताएं।
मोबाइल के द्वारा संपर्क हो रहा है तो तुरंत बताएं कि हम घर से बाहर हैं, तो कहाँ हैं, किस एरिया में हैं। तुम अगर स्वयं बाहर हो तो सुरक्षित स्थान पर आश्रय लो। अगर बाहर हो तो कोई सुरक्षित स्थान देख करके वहाँ आश्रय लो, यानी रुक जाओ। गैस रेगुलेटर का स्विच बंद कर दो। गैस चालू अवस्था में मत रखो, रेगुलेटर बंद कर दो। विद्युत प्रवाह को भी रोक दो, विद्युत को जो है स्विच ऑफ कर दो। तुम्हारे रिश्तेदार मित्रों को फ़ोन की सहायता से संभावित संकट के प्रति सावधान भी करो और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने की सूचना दो। अगर कोई आपके जान पहचान रिश्तेदार हैं जो उनको भी आप सावधान करो, मित्रों को फ़ोन की सहायता से सावधान करो, उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने की सूचना दो। घर से दूर रहने वाले अन्य लोगों को भी घर में थोड़े समय के लिए आश्रय दो। अगर घर से दूर रहने वाले अन्य लोगों को भी, अगर आपके घर के नहीं हैं फिर भी कोई है, तो उन्हें भी अपने घर में आश्रय दो थोड़ा समय के लिए, ताकि वो तूफान से बच सकें। कौन क्या करता है इसके बारे में देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संगठन एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है जो कि सन 1965 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNDP की स्थापना की है। संपूर्ण विश्व के लगभग 177 देश इस संगठन के सदस्य हैं। इस संस्था का मुख्य कार्य है आपदा के समय साधन सामग्री, आर्थिक मदद और स्वयं सेवकों को आपदा के स्थान पर भेजना। यानी कोई मुसीबत आई हुई है किसी देश में, तो ये जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNDP, ये पूरे विश्व के लगभग 177 देश इसके जो सदस्य हैं सबको इनकी सहायता पहुंचाई जाती है। मदद के लिए साधन सामग्री, आर्थिक मदद, उसी तरह स्वयं सेवक भी भेजे जाते हैं ताकि वहाँ पे फंसे हुए लोगों की देखभाल की जा सके। इनके साथ मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकीय दल और अन्य विशेषज्ञों का समूह भी भेजा जाता है। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक प्रतिबंध दिन है। तो इस तरह से ये जो है हमारा ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। आगे जो स्वाध्याय है हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।